डायलॉग में आपको कहते हैं खुशामदीद। ईद की आमद है, जिसके बाद मुल्क में एक नई सियासी कशमकश शुरू होने का इम्कान है। तहरीक इंसाफ ने तो ईद पर भी अडियाला के बाहर रंग जमाने का फैसला किया है। तहरीक इंसाफ ईद के बाद ऑपोजिशन जमातों की APC बुलाने का इरादा रखती है और इसके बाद हुकूमत के खिलाफ एक मुनज़्ज़म तहरीक चलाने की कोशिश करेगी। PTI की इस कोशिश में मौलाना उनके साथ होंगे या नहीं होंगे, ये कहना अभी कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन ये यकीन से कहा जा सकता है कि अगर PTI सोलो फ्लाइट के बजाय मौलाना और दूसरी जमातों को कायल करके सड़कों पर लाने में कामयाब हो जाती है तो हुकूमत के लिए हालात बदतरीन होने का इम्कान है। दूसरी तरफ हुकूमत अपनी कोशिशों में है, क्योंकि बिलावल भुट्टो की जानिब से हुकूमत ऑपोजिशन के दरमियान सालसी कराने और बलोचिस्तान की कौम परस्त जमातों और रहनुमाओं को एक मेज पर लाने की ऑफर की गई है। नून लीग की जानिब से इस ऑफर को ना सिर्फ कबूल किया गया है, बल्कि इसकी जिम्मेदारी भी बिलावल भुट्टो को दे दी गई है और कहा गया है कि अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो हुकूमत कौमी सलामती कमेटी का इजलास दोबारा बुला सकती है, ताकि सबके साथ इस मामले पर ज्यादा से ज्यादा मुशावरत हो। तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी की इस कोशिश को एक चाल के तौर पर या खुद को अंगेज करने की एक और कोशिश करार दे रही है और किसी भी किस्म की सालसी से इनकार कर रही है। अब देखना यह है कि ईद के बाद सियासी मंजरनामा कितना तब्दील होगा। दूसरी जानिब मुल्क की मईशत खतरात से बाहर आना शुरू हो चुकी है। मिनी बजट आने का खतरा टल चुका है। IMF ने पाकिस्तान के साथ एक नहीं दो मुज़ाकरात की कामयाबी की नवीद सुना दी है। IMF के मुताबिक हुकूमत और इदारों के दरमियान न सिर्फ पहले से जारी प्रोग्राम का स्टाफ लेवल मुआहदा तय हो गया है, बल्कि क्लाइमेट चेंज की मद में भी कर्ज देने की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है। हुकूमत भी एक नया कर्ज मिलने पर खुश है, लेकिन सवाल यह है कि क्या अब हुकूमत अवाम के लिए भी कुछ आसानियां पैदा करेगी और क्या हुकूमत IMF को सस्ती बिजली और मजीद टैक्स ना लगाने पर रजामंद करने पर कामयाब हो गई है। इन तमाम तर सवालात के जवाब हम देखेंगे, अपने गेस्ट से हम बात करेंगे। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और सीनियर कानूनदान एतजाज एहसन साहब। बहुत शुक्रिया एतजाज साहब आपके वक्त का। सर, आप कानूनदान पहले हैं और फिर सियासतदान हैं, इसलिए कानूनी और आइनी सवाल ये है कि बानी PTI से मुलाकात के दौरान सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी लगा दी गई है। यही नहीं, ये भी कहा गया है कि अदालत के अंदर जो बात हो या बाहर हो, ना तो आप उसे अदालत में कोर्ट करेंगे, ना ही बाहर आकर कोर्ट कर सकते हैं, और कोई भी सियासी कैदी भी गुफ्तगू नहीं कर सकता। तो सर, आइन इस हवाले से क्या कहता है? आइन बड़ा वाज़ेह है जी, ये सरीहन खिलाफ वर्जी है आइन के आर्टिकल 19A अलिफ की, बिल्कुल सरीहन खिलाफ वर्जी है। आप किसी की एक्सप्रेशन पे कोई कतगन कोई शर्त लगा ही नहीं सकते। ये आइन का में के तहत बुनियादी हक है, और मुल्ज़िम और कोई हो जेल में आपकी हिरासत में, उसकी कॉन्वर्सेशन तो अगर वकला के साथ हुई है या अपनी फैमिली के साथ, मसलन बीवी के साथ, वो तो एब्सोल्युटली प्रिविलेज्ड है। वो तो इस सुन ही कोई नहीं और सकता स्वाय अदालत के ऑर्डर्स पे, जब अदालत खुद कहे कि इसमें कोई इंस्पेक्टर बैठे और सुने इनकी कॉन्वर्सेशंस और नोट्स ले, वरना कोई सुन ही नहीं सकता। और वो टेलीफोन पे जब कैदी और उसकी बेगम मिसाल के तौर पे किसी शीशे की दीवार के से अब बात कर रहे होते हैं फ़ोनों पे, अमेरिकन फ़िल्मों में, बरतानवी यूरोपीय फिल्मों में वो भी इजाज़त ली होती है अदालत से अगर किसी ने रिकॉर्ड करना है, वरना उसकी भी रिकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं हो सकती, कतई नहीं हो सकती। ये उनकी अपनी है। वो बाहर जाके उनको क्या बात करते हैं, किसी को रोका नहीं जा सकता, किसी को उस पर कोई हद महदूद नहीं किया जा सकता इस राइट को। ये तो बहुत परेशानी की बात है। और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे तो इस तरह के ताबा तोड़ हमले हो रहे हैं कि जंग शुरू कर दी है इस शरीफ गवर्नमेंट ने और इनके हैंडलर्स ने सहाफ़ियों के और सहाफ़त के ख़िलाफ़। आप देखें, दो भाई अहमद नूरानी के उठा लिए गए हैं, जो एक मुक़र्रर सहाफ़ी भी है और उसने बड़े कॉलम लिखे, बड़ी प्रिंट मीडिया में भी बड़ा नाम था। फिर उसके अलावा वो अब ये सोशल मीडिया में बड़ा मौजू और मुस्तनद वीलॉग करता है। और उसके दो भाइयों को उठा लिया है, उस्मान मलिक को क्वेटा में उठा लिया है, फरहान साहब को उठा लिया है, एडिटर, सीनियर एडिटर है उधर से कराची में, और शाहिद को उठाया हुआ है, वो शाहिद खान को तो क्वेटा से, और ये अपने
वहीद मुराद बेचारा बहुत ही शरीफ आदमी, शरीफ लड़का, उसको उठा के ले गए और फिर उन पे एक टॉर्चर करते हैं। फिर ये सारा जो इस वक्त तरीका चल रहा है ना कि आप मुझे गिरफ्तार करने आए हैं तो मेरे घर में तोड़ फोड़, फ्रिज, टीवी शीवी, औरतों को के बाजू मरोड़ और उनको हरासा कर, बच्चों को हरासा करके जाओ और बर्तन वर्तन सब तोड़ दो। ये एक दहशत फैलाने की कोशिश है और ये दहशत गर्दी है असल में। आप और इसका कुछ सद्देबाब करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और आपने सर बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया है। आपने सर ये जो पॉइंट आउट मीडिया पे कर रहे हैं, ऑब्वियसली आवाम भी आपको सुन रही है, लेकिन इससे बढ़कर पीपल्स पार्टी भी तो इत्तेहादी है, जमहूरियत की अलंबरदार हैं। आपको नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी को भी एटलीस्ट इसके ऊपर स्टैंड लेना चाहिए कि पीका एक्ट के थ्रू आप आम शहरियों को भी उठा सकते हैं? आप सहाफ़ियों को तो चले निशाना बना ही रहे हैं। पीका एक्ट के तहत बिल्कुल करना चाहिए, पीपल्स पार्टी को इसको उठाना चाहिए। मैं आपको अपना एक बता दूं, मेरे ख़िलाफ़ एक चैनल ने, मोतबर चैनल ने बड़ी हरदा सराई सी बड़ी अजीब सी बात कर दी। उसमें एक एंकर थे, उन्होंने कि जी एतजाज़ तो हथौड़ा ग्रुप है, लाहौर के वकला का हथौड़ा ग्रुप है और वो फ़ीसें भी और केसेस भी अपनी मर्ज़ी से लगाता है। किसी और को नज़र नहीं आया। गुज़श्ता 15-20 साल से 40-50 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। किसी ने कहा, मैंने नोटिस दिया 50 करोड़ का उस चैनल को। चैनल ने तो बड़ी शराफत से उन्होंने तस्लीम किया कि मेरा कुछ रुतबा और मकाम है अदालत में, अदालती इनमें अदालतों में और वकला में, और उन्होंने बहुत मेरी तारीफ़ कर दी, बड़ी मैं उनका मशकूर हूँ। पर और उन्होंने वापस लिए वो वर्ड, वो सारा जो प्रोग्राम था उसको उन्होंने डिलीट कर दिया और एक माजरत परमानेंटली लगा दी उस पर। लेकिन जो एंकर साहब थे उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया हुआ था। तो मेरे जो एसोसिएट्स ने कहा कि उनको अब रिमाइंडर कर दें कि आपका केस कमज़ोर हो गया क्योंकि आपके मुकदमावार ने तो एडमिट कर लिया। तो बहुत कमज़ोर हो गया था उनका। पर मैंने कहा बना के लाओ, वो ड्राफ्ट करके लाए, उन्होंने मुसवदा दिया मुझे नोटिस का, तो उसमें पीका का भी हवाला था, देना चाहते थे। मैंने कहा भाई नहीं है, मैं तो ये 50 करोड़ या जितना भी इसमें मिल सकता है, 5-10 करोड़ भी है, इसको छोड़ता हूँ। मैं पीका के तहत कोई कार्रवाई नहीं करूँगा क्योंकि मैं पीका को मानता नहीं हूँ। और सहाफ़ियों की तरह, वो सहाफ़ी बरादरी की तरह मैं इसको ये बहुत आसान हो गया अब केस, पर मैं इसको नहीं मानता और मैं नहीं करूँगा। तो मैं तो मानता ही नहीं हूँ पीका लॉ तो जंजीरें डालने वाला है गर्दनों पे साफियों की, उनके कलम पे। बिल्कुल सही। इससे तो बिल्कुल ठीक सर ये बताइएगा, पीटीआई कौमी सलामती के अजलास में आप जानते हैं शरीक नहीं हुई और बुनियादी वजह ये थी कि इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात नहीं कराई गई। आपको नहीं लगता कि उनका मुतालबा दुरुस्त था और उनकी मुलाकात हो जानी चाहिए थी ताकि जिस शख्स से जिसका पूरा वोट बैंक है उससे वो डिस्कस कर सकते हैं मामलात? ये तो बड़ी ज़्यादती है कहना कि आप इधर नहीं शरीक हो रहे, उधर नहीं शरीक हो रहे। वो कैसे हों? वो कहते हैं कि जी हमें अपने लीडर से मुलाकात करा देने दो, मुलाकात तो करने दो, इंस्ट्रक्शंस तो लेने दो। ये वो भी नहीं करने देते और कहते हैं कि जी आप फ़लान मीटिंग में नहीं पहुँचे, फ़लान मीटिंग में नहीं पहुँचे। ये ज़्यादती कर रहे हैं तहरीक इंसाफ से। तहरीक इंसाफ भी एक पाकिस्तान की जमात है और रजिस्टर्ड जमात है, बड़ी जमात है। और 8 फरवरी के इलेक्शन में इसने बड़ी सरप्राइज़ दी थी सारी कौम को और सारे मुक़्तदरा को। तो और इतनी ज़्यादा कबीह किस्म की इसके पर पाबंदियां लगी थी, निशान ले लिया गया था, पर वो फिर भी रहे। मेरा ख्याल है
कि सियासतदानों को सोचना चाहिए कि किसी भी सियासी जमात के खिलाफ इस किस्म के इक़दामात हुए और होते रहे तो ये अब एक के खिलाफ हो रहे हैं तो कल दूसरे के खिलाफ होंगे, कि तीसरी जमात भी आएंगी और जमातें भी। और पीपल्स पार्टी तो बहुत दुश्वार गुजार रास्तों से गुज़र के यहाँ पहुँची है और जहाँ उसका एक मकाम अमूमन दिलों में है कि कम अज़ कम कोई सियासी कैदी तो नहीं रहे इसके दौर में और कोई इस किस्म की जो कैदी को लीडर को कैद में रख के और उसको मुलाकातें भी न रोकी हों और ये वो। तो ये पीपल्स पार्टी को मेरा ख्याल है इसका इदराक होगा और होना चाहिए और चेयरमैन बिलावल इसको टेक अप ज़रूर करते होंगे और करेंगे विद दी गवर्नमेंट। बिल्कुल ठीक है। प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो हथियार डाले में हैं। तो सर बिलावल साहब तो मुफाहमत का बेड़ा उन्होंने उठा लिया है, वो चाहते हैं कि हुकूमत और पीटीआई में सुलह हो जाए। तो आपको लगता है कि इस ऑफर पर पीटीआई तो वैसे तो कहती है कि हम उसको सालिस कबूल नहीं करेंगे जो हुकूमत का पार्टनर हो, इत्तेहादी हो, लेकिन अगर ये बात इनिशिएट होती है तो आपको लगता है आसान होगा बिलावल साहब के लिए? बड़ा मुश्किल काम होगा क्योंकि बानी पीटीआई इमरान खान वो भी ज़रा अपनी बात का ज़िद का पक्का है पर कोशिश तो बड़ी मुस्तासन है ये चेयरमैन बिलावल की जानिब से। एक और मामला सर जिसके ऊपर मैं चाहूंगी आप कमेंट कर दें, दरियाए सिंध से नहरें निकालने के मामले पर काफ़ी गम गुस्सा है। बिलावल भी सिंध भर में जलसे इस पर कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है कि कहीं शायद पीपी ने खुद इसकी इजाज़त दे दी और अब अगर एतराज़ है तो वो सदर को कह सकते हैं कि आप सीआईसी का इजलास बुला लें और हो सकता है अगर इस इजलास में वज़ीर आला सिंध मुखालफत कर दें तो ये किनालों वाला मामला ही ख़त्म हो जाए। एक तो ये बड़ी खिलाफ वर्दी हो रही है आइन की बहुत, और इस हुकूमत को कोई परवाह ही नहीं आइन की। खिलाफ वर्दी एक तो ये हो रही है कि सीसीआई काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट मुश्तरका जो कॉन्फ्रेंस की कमेटी है मफादात की उसको बुलाया ही नहीं जा रहा। उसका इजलास जो हर 90 दिन में एक दफ़ा होना ज़रूरी है, अगर वो हो तो उसमें ये मामला जा सकता है। क्योंकि एक चीज़ याद रखें, ये याद रखें, मैं पंजाबी होके ये कह रहा हूँ, ये पानी जो सिंध और सिंध से के मुंसलिक सिंध तास से मुंसलिक दूसरे दरियाओं से जो पानी आता है वो पानी 4 भाइयों का पानी है। किसी का उसमें थोड़ा हिस्सा है क्योंकि उसकी काश्ता ज़मीन थोड़ी है, किसी का ज़्यादा हिस्सा है, पर ये 4 भाइयों का पानी है। और हमारे यहाँ माशरा ये है कि इतना सा खाल हो, इतना सा वाटर चैनल जिसको कहते हैं, जो आखिरी वो हो पानी जो कि नहर से, दरिया से, नहर से, छोटी नहर से, राजवा से, वो खाल से अब वो ज़मीन में जा रहा है। और वो 4 एकड़ ज़मीन पे इतना सा पानी जा रहा हो और उसको अपनी बारी से ख़त्म होने से या शुरू होने से आधा घंटा पहले बड़ा भाई आके डाइवर्ट कर दे, उसका रुख बदल दे अपनी खेत की तरफ, तो वहीं कत्ल हो जाता है। तो ये तो एक समुंदर बह रहा है भाई साहब, समुंदर। इसमें मत लड़ाएं सिंध और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को। ये सब भाइयों का पानी है। मिल बैठ के काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में लेके जाएं, बेशक उसकी डिस्कशन ओपन रखें या उसको इनक्लोज रखें, पर ओपन रखें तब भी अच्छी बात है। और इसको खुल के आप कहें पंजाब अपना केस पेश करे और सिंध अपना करे, बलूचिस्तान करे, खैबर करे, और उससे एक चीज़ जो निकलेगी, जो मायदा निकलेगा, वो फिर पत्थर पर लकीर होगा। वरना तो ये ले डूबेगा सबको कि आपने एक अपनी मर्ज़ी से नहर निकाल ली और आपने पानी
600 मील दूर ले गए, उसमें से कितना ज़ाया हो गया बुखारात में, कितना सीपेज में नीचे चला गया, कितना वाटर लॉगिंग में नीचे चला गया। बिल्कुल, ये बड़ा अहम है कि इस मामले को हल कर लिया जाए। बिल्कुल सही है, एतजाज साहब ने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया। मुश्तरका मफादात काउंसिल में इस मसले को हल कर लिया जाए और पीपल्स पार्टी खुद सदर को कह के ये इजलास बुला भी सकती है। बहुत शुक्रिया एतजाज का मेरे साथ मौजूद थे। देखते हैं इस पर क्या हिकमत अमली अख्तियार की जाएगी। एक ब्रेक लेते हैं, आपसे ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक। और अब मेरे साथ मौजूद होंगे एक सीनियर कानूनदान है, सियासतदान है और साबिक वफाकी वजीर हैं फवाद चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया फवाद साहब आपके वक्त का। सर, तहरीक इंसाफ बड़ी कंफ्यूज्ड है, कभी ऐलान करती है APC बुलाने का, कभी ऐलान होता है तहरीक चलाने का। बेसिकली तो मकसद यही है कि कौमी सलामती के इशू पर इत्तफाक राय APC का होना चाहिए। आपको लगता है अभी तो अंदर इत्तफाक राय पैदा करने की बड़ी ज़रूरत है तहरीक इंसाफ को? देखिए, इकरा बात यह है कि टेररिज्म के मामले के ऊपर तो जो गैर संजीदगी है हमारी लीडरशिप की, उस पे तो देखिए मेरा तो दिल कुड़ता है। मैं कल भी गया हूँ हमारे अपने इलाकों, आपको पता है जो हमारी तहसील जेलम है, पिंडादन खान है, सब लोग जो हैं वो फौज में ही हैं। और शहीद जो हैं, कल जो कैप्टन शहीद हुए, कैप्टन अब्दुल्ला, मैं उधर गया था और फिर हमारे सिपाही वहां पे शहीद हो रहे हैं। लेकिन समझ ये नहीं आ रही है कि इस वक्त आई थिंक इट्स इनसेंसिटिविटी इतनी ज्यादा है, लोगों की जानों के ऊपर भी लग रहा है कि हम उसके ऊपर भी संजीदगी से इकट्ठे नहीं हो रहे। आप देखिए ना, जो इन्होंने सलामती कमेटी की मीटिंग की है पहले, ये तो शो ऑफ चीजें हो रही हैं, इनका कोई ऐसा सब्सटेंशियल इशू नहीं है। देखिए, अगर आप फॉर एग्जांपल, पहले तो हमें समझना होगा ना कि KP और बलूचिस्तान जो है वो दो बिल्कुल डिफरेंट मामलात हैं जिनको हमें डिफरेंट तरीके से डील करना है। अब इशू ये है कि जो इसमें मिसाल के तौर के ऊपर जो KP का इशू है, उसमें मोहम्मद सादिक साहब जो हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनकी मुलाकात हुई है काबुल में। अब देखो ना, पहला काम तो यह है कि आप मोहम्मद सादिक साहब हो गए, हमारे ISI में 30-30 साल से लोग जो हैं वो अफगानिस्तान के मामले के ऊपर बैठे हुए हैं और बड़ी एक्सपर्टीज है हमारे एजेंसीज की इन मामलात पे। आप उनकी पहले एक स्पेशल ब्रीफिंग्स अलग-अलग करवाएं, इमरान खान साहब से, नवाज शरीफ साहब से, आसिफ जरदारी साहब से, जो कि इनको फिर समझ आए कि मामलात हैं क्या। और उसके बाद APC होनी चाहिए प्रेसिडेंट हाउस में, जो देखिए फैसले करने के मामला तो है वो 6-7 लोगों के पास है। यानी हाँ, अपना अगर सियासी क़यादत आप देखिए तो आसिफ जरदारी साहब हैं, नवाज शरीफ हैं और इमरान खान हैं, और उनके साथ जो आपके एस्टैब्लिशमेंट लीडरशिप है वो आर्मी चीफ हैं और DG ISI है। अब इसके बाद बाकी मौलाना फजल रहमान को आप बुला सकते हैं, जाहिर उनको समझ है मामलात की। बाकी लोगों के साथ देखिए, ना समझाने का इतना टाइम है, ना समझने का उतना टाइम है। ये 6-7 लोग जो है, इनको चाहिए कि ये प्रेसिडेंट हाउस में इनको इमरान खान साहब को बुलाएं। इमरान खान के बगैर कैसे पॉलिटिकल कंसेंसस आप कर सकते हैं? अब आप ऑपरेशन करना चाहते हैं अगर, तो वहाँ की जो पख्तून लीडरशिप है, जो PTI है, उसमें JUI है, PTM है, तमाम ही ऑपरेशन के खिलाफ है। तो आखिर को वजह है तो वो खिलाफ है ना, तो आपको बैठना पड़ेगा उनके साथ। और इसी तरह से बलूचिस्तान के मामले के ऊपर देखिए, पहले एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म चाहिए। बलूचिस्तान की जो रीजनल रीजन्स थी, जिनको आपने 1970 में इकट्ठा किया, वो गलत इकट्ठा किया। आपको उनको अलहदा करके प्रोविंशियल स्टेटस दें, ताकि एक आपको कुछ समझ आए कि आप संजीदा इकदाम कर रहे हैं। मुझे तो बड़ी इस पे हैरत है कि अभी तक हम सारे ऐसे कामों में लगे हैं। आपका मानना है प्रेसिडेंट हाउस जाना चाहिए इन सबको। बिलावल साहब को भी कोशिश दी गई है, वो सालसी कराना भी चाहते हैं, लेकिन PTI खैर कुछ खास इससे अच्छे जेस्चर्स नहीं ले रही। लेकिन आपको लगता है अगर बिलावल साहब ये कोशिश करते हैं इनिशिएट, सालिस बन के दोनों के मामलात बेहतर कराती है, तो कुछ हो सकता है? ये तो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है ना। PTI है कहाँ पे? मुझे आप बताइए ना कि जो PTI थी उसको तो एस्टैब्लिशमेंट ने खत्म कर दिया, कार्डर ही खत्म कर दिया। जब आपने परवेज खट्टक को, असद उमर को, मुझे, इमरान इस्माइल, अली जैदी, हम सबको आप लोगों ने जो है वो पार्टी से जबरदस्ती जो है वो निकालवाया, तशद्दुद से जेलों में डाल के। उसके बाद हमाद अजहर, मियां असलम इकबाल जैसे लोग जो है उनको भागने पे मजबूर कर दिया।
खालिद खुर्शीद को जो है वो भागने में मजबूर कर दिया। उसके बाद ये जो अपने लोग बाकी 4-5 बजे उनको जेलों में डाल दिया। शाह हम्म। महमूद कुरैशी है, वो अपना एजाज चौधरी है, महमूद रशीद है, यास्मीन राशिद है, उमर चीमा है। पीछे कोई पीटीआई नहीं है। ये लोग सारे जो हैं इनका ताल्लुक पीटीआई से नहीं है, ना ही पीटीआई का वर्कर इनके साथ जुड़ता है। सवाए अगर आप एक जेन्युइन कंसेंसस बनाना चाहते हैं तो ये जो 6 नाम मैंने आपके सामने रखे हैं इनको बैठना होगा। इसके अलावा बाकी पॉइंट स्कोरिंग है, बिलावल साहब कर ले, कोई कर ले, इनके कहने से आने से क्या फर्क पड़ना है। एक एक तकरीर करने से तो नहीं ना मामला हल तो होता। फवाद साहब, एंड आई थिंक इट्स वेरी ये सीरियस। जो एक और इशू ये है कि बानी पीटीआई से कौन मिलेगा कौन नहीं मिलेगा, इसकी लिस्ट अब तक बनती है। बाबर अवान तक पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, फैसल चौधरी साहब को लीगल टीम से निकाल दिया जाता है, सलमान अकरम साहब कहते हैं कि फैसल ने पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। ये वाली पॉलिटिक्स क्या बानी पीटीआई को नजर नहीं आती? वो तो जेल में है, पता नहीं उनको कितनी नजर आती है कितनी नजर नहीं आती है। लेकिन आई थिंक जो इंसल्टिंग एटीट्यूड है सलमान राजा का लोगों की तरफ, उस तरह तो पॉलिटिक्स नहीं हो सकती। आप बाबर अवान को, जिनकी सारी उम्र जो है वो आपसे बहुत सीनियर भी हैं, आप उनको ऊपर आप नहीं जाने दे रहे। आप अच्छा, फिर यही नहीं है, ये तो वो बात है ना जो उस फैसल ने दिन रात एक किया है पार्टी के लिए। उसके साथ जिस तरह से आपने उसकी इंसल्ट की, फिर आलिया हमजा के साथ अलहदा इनकी लड़ाई चल रही है, हर एक के साथ इनकी लड़ाई चल रही है। अब उसके बाद इन्होंने शिबली फराज ने और इसने जो किया है कि जाके ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक अगर आज बन रहा है तो उसकी सबसे बड़ी वजह शिबली फराज और सलमान अकरम राजा है, जिन्होंने जाके लिस्ट दी खान साहब को कि ये एमएनएज और सेनेटर्स जो हैं ये तो गद्दार हैं पार्टी के, इनको आप निकाल दें। अब आप मुझे बताएं कि अगर आप इमरान खान को इन एमएनएज और सेनेटर्स की लिस्ट दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आप इनको निकाल दें, तो वो क्या करेंगे? अगले वो फॉरवर्ड ब्लॉक ही बनाएंगे ना। वो क्या करेंगे? व्हाट आपने उन पास ऑप्शंस क्या छोड़ी? सो मेरा ख्याल है बहुत उन्होंने पार्टी को नुकसान पहुंचाया है, पीटीआई की सियासत को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। और हम जैसे लोग जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, जिन्होंने 6-6, 7-7 महीने जेलें काटी हैं सिर्फ इमरान खान और पीटीआई के इस ताल्लुक की वजह से, उनको उनकी सियासत हम देख रहे हैं कि हमारी पीटीआई की जो पॉलिटिक्स ही इन्होंने आगे जो है वो तबाह बर्बाद करने के चक्करों में, तो हमारी तो बड़ी परेशानी है। और जब फॉरवर्ड ब्लॉक की जो आपने बात की, मरवत साहब तो ये इल्ज़ाम भी लगाते हैं कि अली अमीन साहब गुड बुक्स में नहीं है बुशरा बीबी और अलीमा खान की, और शायद वो ईद के बाद ही फारिग हो जाएं। आपको भी नज़र आता है ऐसा कुछ? देखिए, सच्ची बात यह है कि अली अमीन गंडापुर 26 नवंबर के बाद से उनकी जो पोजीशन है वो है तो टर्मोइल में। और उसमें मुझे पर्सनली भी अंदाजा है कि ही इज नॉट एज आई वुड से कि लाइक्ड एज ही यूज्ड टू बी, जिसमें उनका अपना भी कसूर है। ये भी मैं नहीं कहता कि सारा कसूर उनका है, क्योंकि देखिए ना, पॉलिटिक्स के अंदर आपको अपनी पार्टी धड़े लोगों को साथ लेके चलना पड़ता है। उन्होंने भी शेख वकास के अलावा उन्होंने भी अपना पार्टी में सोचा है कि किसी की उन्हें जरूरत नहीं है। उसकी वजह से वो पार्टी में भी जो है वो तन्हा नजर आ रहे हैं, जो अच्छी बात नहीं है। मैं समझता हूँ अली अमीन बड़े एक कैपेबल आदमी हैं। उन्हें इमरान खान जो के साथ जो है, अगर चंद लोग जो इस वक्त उनकी मदद कर सकते हैं, अली अमीन उनमें शामिल है। एंड आई थिंक उन्हें थोड़ा सा अपनी जो पॉलिटिक्स है उसको बेहतर करना चाहिए, और इमरान खान की रिलीज ही उनकी कामयाबी है। बाकी ये जो किस्से कहानियां, वो अभी कभी कोई जो है वो एक अपना वाइट पेपर जारी कर देते हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। हु केयर्स? लोगों ने आपको इमरान खान को बाहर लाने के लिए वोट दिया। बिल्कुल ठीक। और सर, ये जो हुक्म आया है अदालत का कि बानी से मुलाकात के बाद कोई भी ये नहीं बताएगा, कोट अनकोट भी नहीं करेगा कि उन्होंने क्या कहा, वो क्या सोचते हैं, वो क्या कहते हैं। और पीटीआई ने भी वैसे तो वो बयान हल्फी दे रही है कि जनाब ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इस फैसले को आप कैसे देखते हैं कि आप कोई पैगाम बाहर आवाम तक नहीं पहुंचा सकते, उनके बारे में बात नहीं कर सकते? देखिए, पीटीआई का जो सबसे बड़ा फेलियर है वो ये है कि उमर अयूब जैसे लोग जो पॉलिटिक्स समझते हैं, असद कैसर जैसे लोग, आतिफ खान जैसे लोग, अली अमीन गंडापुर जैसे लोग, इन्होंने पार्टी पॉलिटिक्स के अंदर जो है आई थिंक हिम्मत या तो हार दी है या ये कोई बहुत पोजीशन लेने की उसमें है नहीं। नतीजा तीन जो पॉलिटिकल नोविसेस हैं, सलमान राजा जैसे,
और अपने ये शेख वकास जैसे और ये जो अपने गौहर जैसे और या रऊफ हसन टाइप जो लोग हैं। गौहर तो शरीफ आदमी है, वो चेयरमैन है, लेकिन उन्होंने कभी आपने देखा है कभी कोई पॉलिसी स्टेटमेंट बातचीत उन्होंने की नहीं है। तो ये इन्होंने इन जैसे लोगों के ऊपर शिबली फराज जैसा जो ज़हनी जो बीमार है, जेन्युइनली बीमार है, उसे पॉलिटिक्स में होना ही नहीं चाहिए, अपना इलाज कराना चाहिए। ये लोगों को जो है आपने सारी इख्तियार दे दिए हैं और ये तो ऐसे ही है जैसे बंदर के हाथ में आपने बंदूक जो है वो आप माचिस दे दी है, वो सारे जंगल में आग लगा रहा है। या फिर आप देखें और इनकी हालत सलमान राजा की हालत तो ये है कि जैसे छोटे बच्चे जो हैं वो कैंडी शॉप पे चले जाते हैं और एक्साइटेड हो जाते हैं कि पता नहीं सारी कैंडीज मैंने अभी खानी है। आई डोंट नो, आई मीन इस तरह के लोगों को आप कह रहे हैं कि आप फैसले करें, पार्टी चलाएं, कैसे पॉसिबल? अच्छा, तो फवाद साहब, जब आप काबीना का हिस्सा थे, ऑब्वियसली शिबली फराज वाज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पीटीआई एट दैट टाइम, तो तब आप लोग निशानदेही नहीं करते थे कि इन्हें सियासत में नहीं होना चाहिए या ये पार्टी के अंदर क्यों इन्वॉल्व हैं? तब तो बानी खुद भी बाहर थे। नहीं, उस वक्त भी उनको यही कहा था कि आप रेस्ट करें, शुगर उनकी हाई है, ब्लड प्रेशर उनका हाई है। आप किसी सेनेटर्स को जो उनके साथ काम करते हैं, आप सेनेटर्स को बुला के पूछ रहे हैं, किसी सेनेटर से कोई सेनेटर इनसे हाथ में लाने को तैयार नहीं। आई मीन वो बिल्कुल ज़हनी तौर पे माउफ हो चुका है और मुझे नहीं पता कि वो क्यों पॉलिटिक्स कर रहा है। उसको रेस्ट करनी चाहिए और अपने घर बैठना चाहिए। अब ठीक है, वो खुशकिस्मत रहे हैं उनका। बाकी जब हम सब लोगों के घर तोड़े जा रहे थे, शिबली फराज साहब को एडवांटेज मिल गया, उनका घर जो है वो ना सिर्फ बच गया बल्कि रेगुलराइज हो गया। उनको एक दिन गिरफ्तार नहीं हुए, कोई उनके घर पे बैठे रहे, कभी किसी ने उनको कहा नहीं कभी कुछ। तो ये सारे लोग चूंकि इनको पॉलिटिक्स की इस वक्त इजाजत है तो ये कर रहे हैं, हम सब लोगों को नहीं है, तो हम सब लोगों का, और उस वजह से पार्टी का बेड़ा गर्क हो। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका। फवाद चौधरी सियासतदान मेरे साथ मौजूद थे। देखते हैं पीटीआई की सियासत का क्या हाल होता है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। मेरे साथ मौजूद होंगे नून लीग के सीनियर रहनुमा सेनेटर रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, तहरीके इंसाफ ईद के बाद इरादा रखती है सड़कों को गरमाने का और कौमी सलामती के नाम पर ऑपोजिशन की एक एपीसी बुलाई जा रही है। आपको लगता है कि अगर ये एपीसी बुलाई गई और कोई ऐसी हिकमत अमली उसमें तय पाई तो हुकूमत उस पर गौर कर सकती है? जी हाँ, देखिए, फॉर श्योर वो अपने तौर पे पॉलिटिकल लाइक माइंडेड पार्टीज की मीटिंग तो बुला सकते हैं, लेकिन अगर एपीसी का मतलब ऑल पार्टी, तो उसमें हुकूमत के अंदर 10-12 पार्टीज हैं, ये कोलिशन गवर्नमेंट है, इन सबको इनवाइट करें। और आपको लगता है सर, जो सड़कों पर गरमाने की तहरीक इन्होंने शुरू करने वाले हैं, कोई खास थ्रेट इससे हो सकता है? और अगर जेयूआई भी इनके साथ आ गई तो इस अलायंस से हुकूमत को कोई खतरा हो सकता है? या देखिए, पहली बात तो यह है कि आई डोंट थिंक सो कि जेयूआई के मौलाना फजलुर रहमान साहब कोई इस तरह की इंटरप्शन करेंगे जिसको, वैसे तो जल्द से जुलूस करने की हर किसी को इजाजत है, लेकिन इनका तो तरीका वारदात मुख्तलिफ होता है ना। ये तो उधर से अनाउंस करके वेपन लेके, आपको आंसू गैस लेके, कफन लेके, तो इस तरह की धमकियां दे के, तो वो दैट इज द रीजन विच क्रिएट्स प्रॉब्लम्स। तो अगर मौलाना तो एक तो शामिल ही नहीं होंगे, नंबर 2 अगर पीसफुल को प्रोसेशन करता है तो करे, बट यू हैव सीन कि इट हैज नेवर बीन ऑल अलोंग पाकिस्तान, नेवर बीन इन पंजाब, इट हैज बीन लोकलाइज्ड इन, इनकी जलगार इस्लामाबाद पे रही है, तो वो तो कोई बात ना हुई ना। और वो भी अगर आप पीसफुल रहना चाहें तो जरूर अपना आपका हक है वो आप उसको अदा करें। बिल्कुल सही। सर, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि तहरीक इंसाफ को राम करने के लिए या फिर मनाने का जो टास्क है वो पीपल्स पार्टी को मिल गया है, क्योंकि बिलावल भुट्टो शायद ये मसालती कोशिश कर सकते हैं। तो नून लीग क्या प्रॉपर्ली पीपल्स पार्टी को टास्क दे चुकी है कि पीटीआई से बात करे? देखिए, नून लीग तो खुद भी तैयार थी कि हमें एक मिसाके मुफाहमत साइन करना चाहिए। नून लीग का तो रिकॉर्ड आपको वो याद है कि नवाज शरीफ साहब जब इमरान खान साहब उस वक्त भी नाराज ही थे तो उनके घर में बनी गाला में गए, वो जब गिरे उस स्टेज से तो वो हॉस्पिटल में भी उनको पूछने चले गए। तो हमें तो मतलब सियासी लोग तो आप एक कदम आए वो 2 कदम आगे आते हैं। तो इसलिए अगर ये पीपल पार्टी इनिशिएटिव लेना चाहती है और उनको कोई पॉजिटिव रिस्पांस मिलती है आगे से, देखिए न, कल मैं उनके सुन रहा था, उनका एक स्पोक्स पर्सन वो कहता था कि उनका तो लेवल ही नहीं है, वो कैसे अपने आप को इधर आके कर रहे हैं, ये है वो है। मेरा मतलब है एटीट्यूड ही एरोगेंस वाला हो कि मैं हम हैं तो कुछ और वो सब कुछ है, नहीं है तो कुछ भी नहीं है।
तो मेरे ख्याल में इस तरह, और ये वक्त आ गया है कि अभी आपको रिकनसाइल करना पड़ेगा, चेंजेस ऊपर करनी पड़ेंगी एटीट्यूड में, और ये देखना पड़ेगा कि कीमती जानें ज़ाया हो रही हैं, दहशतगर्दी को भी मुतफिका तौर पे हमें कंडेम करना होगा। अभी तो बहुत से सो कॉल्ड लीडर्स जो हैं बलूचिस्तान से लेके केपी तक आगे पीछे आउटराइट वो कंडेम नहीं करते कि जी ये जो कुछ हो रहा है ये ज्यादती हो रही है, बल्कि वो कहते हैं कि नहीं, इसकी कुछ जस्टिफिकेशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। सर, लेकिन बलूचिस्तान के जो बढ़ते हुए चैलेंजेस हैं और फिर एक तरह का सियासी इस्तेहकाम ऑपोजिशन के साथ ना होना, इस सूरत में हुकूमत को लगता है कि चैलेंजेस जो बलूचिस्तान के हैं वो हल कर पाएगी? जी आप देखें, बलूचिस्तान के चैलेंजेस तो हैं जो आज के नहीं है। आपको शायद याद हो कि 1973 में ये एक रेंजर्स ने छापा मारा इराकी एम्बेसी पे इस्लामाबाद, और वहां से वेपन ऑटोमेटिक और बहुत सा असला बरामद हुआ। अच्छा सर, जो कमेटी बनाई गई है बलूचिस्तान के इशू को लेकर, उसमें सवाल ये है कि वहाँ की जो मेन लीडरशिप है वो भी बलोच कौम परस्त जमातों के साथ खड़ी है, तो इस पे हुकूमत का क्या स्टैंड होगा? आप लोग उनको भी ऑन बोर्ड करेंगे या फिर ये मामला सिर्फ क्रैकडाउन तक रहेगा? नहीं, देखिए, क्रैकडाउन तो ओनली एज रिक्वायर्ड बेसिस के ऊपर है। जहां आपको इनकी कोई घोंसले नजर आते हैं वहां आप जाते हैं, और वो आपको जाना भी है, बिकॉज अदरवाइज वो आपको नुकसान पहुंचाएंगे। और बहुत से इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में बहुत से दहशतगर्द पकड़े भी गए, मारे भी गए। लेकिन अगर वहां लोकल को कमेटी बनती है जिसमें लोकल अपने उनके पॉलिटिशियंस हैं और वो हुकूमत के रिप्रेजेंटेटिव्स को शामिल करते हैं, तो डिसाइड करें। देखिए, आज सूबों को अपनी आज़ादी है, सूबों के अपने फंड्स हैं, उनके अपने बजट हैं, वो अपने मसाइल को हल करते रहे थ्रू आउट। आप देखें ना, बलूचिस्तान में कब किसी पंजाबी को चीफ मिनिस्टर था उधर? आप ये देखिए कि बल्कि बलूचिस्तान से प्राइम मिनिस्टर जो थे जमाली साहब थे, उधर से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फैज ईसा साहब थे, उधर से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल वहीद काकड़ साहब थे, उधर से चेयरमैन सेनेट संजरानी साहब थे। तो मेरा मतलब है मेन स्ट्रीम में तो ये सब कुछ ये चलाते रहे। तो अभी ये बहाना ही है कि वो एक्चुअली ये प्रॉक्सी वॉर है जिसके पीछे वही ताकतें हैं जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की दरपे रहती हैं। इनको कोई भी आप बता दें, ये उस पर एग्री नहीं करेंगे। आप ये देखें कि बलूचिस्तान में गवादर पोर्ट की एडिशन कितनी खूबसूरत एडिशन है, एक 900 किलोमीटर इनकी कोस्ट लाइन है। इन एडिशन टू दैट एयरपोर्ट इंटरनेशनल बन गया है। कितने मुल्क खुश होते हैं कि जब उनकी एबिलिटी हो। उधर 12 कैडेट कॉलेजेस आर्मी के हैं जो कि किसी सूबे में और में 12 आर्मी ने कैडेट कॉलेज नहीं बनाए। तुर्बत में विमेन का कैडेट कॉलेज है, वो भी आप देखें कि एक यूनिक एक प्रिविलेज है क्या आर्मी की तरफ से। और लोगों के लिए जो कुछ कर सकते हैं वो करते हैं। रोड्स बन रही हैं, आबादी कम है, इलाका बहुत बड़ा है। और फिर वहाँ ये टेररिज्म का सी पैक के खिलाफ वो जो लोग करते हैं तुर्बत के तरफ इधर उधर, तो ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज है जिसको तो हुकूमत पूरी तरह से अगर हार्ड स्टेट की टर्म अब हम अप्लाई करने जा रहे हैं मुल्क के ऊपर और इसका जिक्र भी हो रहा है, तो इसके अंदर सबसे बड़ी अहम बात यह है कि अफगान मुहाजिरीन की वापसी हो। लेकिन वजीर आला केपी बिल्कुल सख्त मुखालफत इसकी कर रहे हैं। तो अगर सूबे का वजीर आला ही नहीं चाहता कि ये लोग वापस जाएं, तो फिर हुकूमत का अगला कदम क्या होगा? देखिए, हार्ड स्टेट का मतलब ये नहीं है कि ये जो इलीगल लोग हैं इनको हमने वापस करना है। वो एक एलिमेंट है कि आप मुल्क को क्लिंस करेंगे फ्रॉम दोज एलिमेंट्स जो कि अंडर द गार्ब ऑफ रिफ्यूजीज मुल्क में दहशतगर्दी करते हैं। हार्ड स्टेट का तस्वर है एक सेंट्रलाइज्ड इफेक्टिव कंट्रोल, गुड गवर्नेंस, मीडिया के ऊपर मुकम्मल आपकी गिरफ्त हो जहां फेक न्यूज और नेगेटिव नैरेटिव्स और प्रोपेगेंडा जो है वो न चले। और दूसरा, जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिस्ट और अबेटर्स और फैसिलिटेटर्स, तो वो होगा। बाकी ये जो जहां तक इनकी रिपैट्रिएशन का ताल्लुक है, ये पहले भी बड़ा अरसा रहे हैं। अभी हुकूमत ने 31 मार्च की डेट दी है। आई एम श्योर दे विल कंसिडर कि मुल्क के मफाद में क्या है, और उसके अंदर कोई अफगान हुकूमत के साथ बात करके हो सकता है कोई चीज तय हो जाए, तो वो तो एक डूएबल है। लेकिन बाकी जो है कि इनको अलाउ किया जाए कि ये जिधर मर्जी जाए, जो मर्जी एक्शन करें, वो नॉट एक्सेप्टेबल।
और सर, सिंध में नहरों का मामला खासा शिद्दत इख्तियार कर रहा है और इस हवाले से पीपल्स पार्टी भी आप लोगों के साथ जाहिर बात है बातचीत कर रही है। सदर मुमलिकत ने पहले तो इजाज़त दे दी, लेकिन अगर बिलावल भुट्टो ने खुद इसको लीड करना शुरू कर दिया तो ऑब्वियसली हुकूमत को भी थोड़ा सा हो सकता है इस मौक़िफ़ से पीछे हटना पड़े, या फिर कुछ सोचा है हुकूमत ने इस पर? देखिए, ये जो एग्रीकल्चर को प्रमोट करना है मुल्क के अंदर, ये पूरे मुल्क के फायदा है। बिकॉज आपकी फूड बास्केट सिक्योर होगी तो आपके लोगों के अंदर फूड शॉर्टेजेस नहीं होंगी, बल्कि अगर ज्यादा होगी तो आप एक्सपोर्ट करेंगे, जो फॉरेन एक्सचेंज आएगी वो मुल्क के फायदे में होगी। जब हुकूमत बार हाँ कह रही है कि आपका जो सिंध का वाटर है उसको किसी लिहाज से भी हम कम नहीं होने देंगे और ये होगा, तो मेरे तो ख्याल में ये रोल बैक तो मुश्किल होगा। बिकॉज ऑलरेडी इसके ऊपर काम शुरू है और ये प्रोडक्टिविटी का मसला है। एग्रीकल्चर अभी आप देखें, जो डेजर्ट है सारा नीचे थार का, उसमें बहुत सी जमीनें तो आर्मी वालों को अलाट होती रही हैं, जो कि टीले, रेत के टीले थे और उनको डेवलप करके, लेकिन उधर नहरें तो हैं, कंडेरा माइनर है, दूसरी है, तीसरी है, और उससे मुल्क का फायदा होता है, लोग किसान काम करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अब्दुल कयूम साहब मेरे साथ मौजूद थे। नूनुमा, देखते हैं ये मामला आगे कहाँ तक जाएगा, लेकिन पानी का मसला जो भी हो मुल्क के लिए बेहतर होना चाहिए और इसके ऊपर कंसेंसस डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।